एक पिलर में घून लगने लगा था, ये तो किसी को पता ही नहीं चला। साल है 1980। ये फिल्म जब शुरू होती है तब इस परिवार का छोटा बेटा नेथन सिर्फ 6 महीने का है। एली का पूरा दिन इन बच्चों को संभालते संभालते और घर के कामों में ही गुजर जाता है। और जॉन तो मैक्सिमम समय घर में रहता ही नहीं। वो एक ट्रक ड्राइवर है जो इस परिवार के लिए पैसा कमाने के चक्कर में अपने परिवार को समय ही नहीं दे पाता। उनके बच्चे बहुत छोटे हैं, वो लोग उनके पिता के एब्सेंस को ज्यादा महसूस नहीं कर पाते, लेकिन एली अपने पति को बहुत मिस करती है। घर की जिम्मेदारियों से वो तंग आ चुकी थी। ऊपर से उनका घर खेत के बीच है जहाँ चारों तरफ और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक क्रीपी सा स्केयरक्रो को छोड़कर। एंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ है एक टीवी जो मैक्सिमम समय ग्लीच करता रहता है। लग्जरी के नाम पे एक एयर कंडीशनर है जिसमें इतनी आवाज होती है कि उसे बंद रखना ही बेहतर है। जॉन बहुत कोशिश कर रहा है फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए, लेकिन उसकी कमाई बहुत ही कम है और इतने कम पैसों में सब कुछ मैनेज करना, अपने सारे सपनों को भुलाकर एक बेरंग जिंदगी जीना इस यंग मॉम के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एक रात जॉन अपनी ड्यूटी खत्म करके घर वापस आता है। पूरी रात उसने ड्राइव किया था तो नॉर्मली बहुत ही ज्यादा टायर्ड था वो। घर लौटते ही वो सो जाता है। अपने पत्नी की तरफ देखने का समय तक नहीं था उसके पास। हम एली को देखते हैं। विजिबली वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है, हमेशा रोती रहती है, कोई भी आवाज उससे बर्दाश्त ही नहीं होती, हमेशा इरिटेटेड फील करती रहती है वो। और ये सब कुछ जॉन देखकर भी अनदेखा कर देता है। उसके पास इस सब पर ध्यान देने का समय ही तो नहीं है। वो आज रात ही फिर से निकलने वाला है, लेकिन उनका बड़ा बेटा जिमी सब कुछ नोटिस करता है। उसकी माँ हमेशा उदास रहती है, ये उसे ठीक नहीं लगता। वो अपने डैड को भी बताता है, मगर जॉन उसे कहता है ये नेचुरल है, किसी भी बच्चे के जन्म के बाद मॉम्स को ऐसे सिम्टम्स होती रहती है। कैथी के जन्म के बाद भी उसे हुआ था, इसमें डरने की कोई बात नहीं, कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगी। हम देखते हैं उनके घर में एक रेडियो है। निकलने से पहले हर बार की तरह जॉन जिमी को उस रेडियो को ऑपरेट करना सिखाता है, जिससे किसी भी मुसीबत में वो मदद बुला सके, और उसके एब्सेंस में अपने माँ और भाई बहन का ख्याल रखने के लिए भी कहता है। लेकिन उसे तो पता ही नहीं था एली की हालत बदतर हो चुकी है। वो पागलों की तरह बिहेव करती है आजकल, अपने आप से बात करती रहती है, अपने खून से लिपस्टिक पहनकर आईने के सामने हंसती रहती है। उसे चारों तरफ खून दिखाई देने लगा है। ऐसी कंडीशन क्या नॉर्मल है? इस सब से अनजान जॉन शाम होते ही गाड़ी लेकर निकल पड़ता है और एली डिनर रेडी करने लग जाती है। जिमी को पता था उसकी माँ टायर्ड है, तो रोज की तरह आज भी वो उसे असिस्ट करने लग जाता है। लेकिन आज एली का मूड कुछ ज्यादा ही खराब था शायद। घर में इतने सारे बच्चे हैं तो आवाज तो होगी ही। ऊपर से कैथी और सैमी भी आपस में झगड़ने लगे थे। नेथन भी जोर जोर से रोने लगा था। इतने आवाज से एली जैसे पागल हो जाती है और एक प्लेट लेकर जोर से जमीन पर फेंक देती है। इससे सभी बच्चे एक साथ बिल्कुल चुप हो जाते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस। नेथन भी। एली नेथन को लेकर ऊपर चली जाती है, ये कहकर कि बेबी को नहाने की जरूरत है। लेकिन जिमी को तो पता था माँ ने उसे बस कुछ ही देर पहले नहलाई थी, तो इस मेस को क्लीन करने के बाद वो ऊपर जाता है चेक करने। ऊपर उसे बिस्तर पर नेथन मिलता है, लेकिन उसका शरीर ठंड पड़ चुका था, वो सांस नहीं ले रहा था। जिमी अपनी माँ को बुलाता है। उस समय कैथी भी वहां पर आ जाती है, क्योंकि सैमी ने उसके कपड़ों पर जूस गिरा दिया था। लेकिन इस सिंपल सी बात के लिए एली अपने बेटी को बिच बुलाती है और उसे मारने भी जाती है। जब जिमी उसे रोकने जाता है तो एली उसे धक्का मारती है, जिससे जिमी गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसका सेंस लौटता है वो देखता है उसकी माँ कैथी को बाथ टब में डुबोकर मारने की कोशिश कर रही है। जिमी समझ जाता है जरूर उसने नेतन को भी ऐसे ही मारा होगा। अभी जिमी अपने बहन को बचाने के लिए एक मिरर से अपने माँ के माथे पर वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और जिमी कैथी को लेकर नीचे जाने लगता है। फॉर्चुनेटली कैथी का सेंस बस कुछ ही समय में लौट आता है, तो जिमी अपने भाई सैमी को अपनी साइकिल देता है और उनकी वन एंड ओनली नेबर लेस्टर के पास जाने के लिए कहता है, जो यहाँ से कुछ ही दूर में रहता है, और खुद कैथी को लेकर घर के पीछे छुपने की कोशिश करता है। मगर सैमी निकलने से पहले ही एली उसे पकड़ लेती है और जिस आईने से जिमी ने उसे मारा था उसी के शार्प एज से एक के बाद एक स्टैब करके अपने ही बेटे को मार डालती है। उसका गुनाह बस यही था कि वो एली का ऐसा रूप देखकर घर के अंदर जाने से मना किया था।
एक बेटे को मारने के बाद अभी ये पागल औरत बाकी दोनों को भी चेस करने लगती है। जिमी कैथी को लेकर खेत के अंदर से चलने लगता है। पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही थी तो उन्हें लगा वो लोग सुरक्षित है, लेकिन ठीक उसी समय उन्हें पता चलता है उनकी माँ ट्रैक्टर से उनका पीछा कर रही है। जिमी एक पत्थर उठाकर ट्रैक्टर की तरफ फेंकता है जो डायरेक्टली जाके एली को हिट करता है और वो कुछ सेकंड के लिए कंफ्यूज्ड हो जाती है। इसी का फायदा लेकर ये दो बच्चे दूसरी तरफ भागने लगते हैं, लेकिन कैथी बीच रास्ते में गिर जाती है। उसके पैर में चोट पहुंची थी। बेचारी बच्ची रोने लगती है तो जिमी बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह उसे संभालते हुए सामने वाले फार्म में जाकर पहुंचता है। वहां उसे एक पट्टी तो मिल जाती है, लेकिन वो अपनी बहन का फर्स्ट एड कर पाए इससे पहले ही उन्हें फिर से एक बार ट्रैक्टर की आवाज सुनाई देती है। लेकिन कैथी चल नहीं पा रही थी, उन्हें किसी तरह से यहाँ पर ही छुपना होगा। तो जिमी कैथी को वहां पर रखे क्रेट्स के अंदर छुपने के लिए कहकर खुद ऊपर जाके रैक के अंदर छुप जाता है। और ठीक उसी वक्त एली फॉर्म के अंदर आ जाती है। वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। उसके कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे और उसके फेस पर एक क्रीपी सी स्माइल थी। वो कभी एक माँ की तरह अपने बच्चे को बुला रही थी और दूसरे ही पल में एक शिकारी की तरह अपने ही बच्चे को हॉन्ट कर रही थी। उनके बच्चे उनसे भाग रहे हैं, ये उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। तो वो एक फोर्क उठा लेती है और इधर उधर मारने लगती है, चीजों को उठाकर फेंकने लगती है और ऐसे ही उन्हें कैथी मिल जाती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अपने माँ को देखकर उसका गला सूख चुका था, आवाज ही नहीं निकल रही थी। लेकिन उस माँ को अपने बेटी पर दया नहीं आता। वो जिमी के सामने ही उसके बहन को इसी फोर्क से मार डालती है और फिर से एक बार उसका शरीर, कपड़ा और चेहरा खून से लाल हो चुका था। अभी सिर्फ जिमी ही बचा था। वो रैक से सारा सामान लेकर एली पर फेंक देता है और खुद चिकन कूप के अंदर जाकर छुप जाता है। वो इतना कोशिश कर रहा था एली से भागने की, मगर पता नहीं कैसे हर बार एली को पता चल ही जा रहा था कि वो कहाँ है। एली उसे डराने के लिए उसके सामने ही एक चिकन को ब्रूटली बिहेड करती है। ऑलरेडी उसने उनके पेट पिग ऑस्कर को मार डाला था। अभी वो एक चॉपर लेकर जिमी को चेस करती है। एक छोटे से होल से जिमी दूसरे सेक्शन में जा पहुंचता है जहां से एली गुजर नहीं पाती, लेकिन वो वहीं से हाथ बढ़ाकर जिमी को पकड़ने की कोशिश करती है और उस चॉपर से उसके पैर में घाव भी कर देती है। ऑलरेडी यहाँ पर आते समय हड़बड़ी में जिमी के उसी पैर में कीले चुभ गए थे, तो उसकी तो हालत ही खराब हो चुकी थी। वो सिर्फ भगवान का नाम ले रहा था कि कोई मिरेकल हो जाए और एली अपने आप में वापस आ जाए। लेकिन एली की सैनिटी लौट पाना मुश्किल था। लेकिन ठीक इसी समय बिल्कुल एक सेवियर की तरह एक डॉग वहां पर जा पहुंचता है। वो लेस्टर मतलब उस नेबर का डॉग था और यहाँ पर ही रहता था। वो एली पर हमला कर देता है जिससे जिमी को दूसरे होल से बाहर निकलने का मौका मिल जाता है, मगर बदले में एली इस बेजुबान जानवर का टुकड़ा टुकड़ा कर देती है। वो खुद भी काफी थक चुकी थी तो वो वहीं पर पड़ी रहती है। उधर इतना सब कुछ हो जाने के बाद लेस्टर इस डॉगी के आवाज से यहाँ जा पहुंचता है और उसे एली के हाथों बेमौत मरना पड़ता है। इसके बाद एली फिर से जिमी को ढूंढने लगती है जो तब तक फिर से घर जा पहुंच चुका था। सबसे पहले वो बर्नर्स को ऑन कर देता है और नल को खुला छोड़ देता है जिससे इस घर में गैस और पानी भर जाता है। उसके बाद रेडियो से अपने डैड को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर समहाउ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो वो एक छोटा सा चाकू लेकर अपने पॉकेट में रख देता है और जैसे एली यहाँ पर जा पहुंचती है वो बहुत ही चालाकी से एली को बाथरूम में बंद कर देता है। लेकिन वो देखता है एली ने इस रेडियो को तो तोड़ दिया है। जिमी इस टूटे हुए रेडियो से ही फिर से एक बार कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है और इस बार फॉर्चुनेटली जॉन तक उसका मैसेज पहुंच जाता है। जॉन क्लियरली कुछ सुन तो नहीं पाता, बस हेल्प और पुलिस यही दो वर्ड्स उसके कान तक पहुंच पाती हैं। इसके ठीक बाद ही एली बाथरूम का दरवाजा तोड़कर इस कमरे में पहुंचकर रेडियो के कॉर्ड्स ही तोड़ देती है। इस बार जिमी कॉर्नर्ड हो चुका था। उसके पास जाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। उसके अपनी माँ उसके सामने चॉपर लेकर खड़ी थी उसे बीहेड करने के लिए, लेकिन वो आखिरी कोशिश करता है। उसके पास जो चाकू था उसे लेकर एली के पैर में स्टैब कर देता है। एली दर्द में तड़प उठती है जिससे जिमी को भागने का समय मिल जाता है, मगर बदले में वो जिमी को भी स्टैब करती है। बेचारा जिमी और भाग नहीं पाता। एली उसका गला दबाने लगती है, लेकिन शायद ऐसे समय पर एक छोटे बच्चे के अंदर भी एक अजीब सी ताकत आ जाती है, अपने आप को बचाने की ताकत। जिमी एली को धक्का देकर खुद नीचे भागता है, लेकिन एली पर भी जैसे भूत सवार था। वो इस बार बंदूक लेकर जिमी को चेस करती है। थैंकफुली उसके हाथ स्टेडी नहीं थे
एक भी गोली जिमी को नहीं लगती, लेकिन किचन में आते ही उसे गैस का स्मेल आता है। वो समझ जाती है पूरे घर में गैस भर चुका है और अभी जिमी को एक मैच बॉक्स में मिल चुका था। एली उसे बहुत मना करती है, मगर जिमी के पास और कोई चारा ही नहीं बचा था। वो उस मैच बॉक्स से घर में आग लगा देता है। एक धमाका होता है और उस धमाके से वो घर से बाहर जाकर गिरता है। इसके बाद वो किसी तरह से रेंगते हुए खेत के अंदर जाकर बेहोश हो जाता है। कुछ ही समय के अंदर जॉन भी घर आ पहुंचता है। उसने पुलिस को भी कांटेक्ट किया था, तो सुबह होने के साथ साथ पुलिस चारों तरफ सर्च करने लग जाती है। उन्हें 3 बच्चों की लाश मिलती है और जिमी भी। उसका सेंस तो लौट चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने आप में नहीं था। वो फिजिकली एंड मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हो चुका था। नेक्स्ट सीन कुछ महीने बाद की है। हम जिमी को हॉस्पिटल में देखते हैं। काफी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट और काउंसलिंग के बाद अभी वो फिर से नॉर्मल हो चुका है, लेकिन उसके लिए अभी भी एक नया थ्रेट इंतजार कर रहा है, जिसके बारे में उसे कोई आइडिया ही नहीं है। जॉन उससे मिलने आता है और उसे बताता है एली जिंदा है और इसी हॉस्पिटल में उसका भी काउंसलिंग चल रहा है। मतलब उस घर में पानी भर जाने के कारण से वो धमाका कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, दोनों ही जान से बच गए थे। डॉक्टर्स ने जॉन को समझाया है कि एली पोस्टमार्टम डिप्रेशन की शिकार बनी थी, जिसे बेबी ब्लूज और मैटरनिटी ब्लूज भी कहा जाता है। एक के बाद एक 4 बच्चे के जन्म के वजह से वो बार बार इस कंडीशन से जूझती रही, लेकिन उसे रिकवर करने का समय ही नहीं मिला। इसी का नतीजा है उसका ये पागलपन। इसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है, ऊपर से वो उस वक्त भी प्रेग्नेंट ही थी। जॉन को कोर्ट से ऑर्डर मिलता है एली जब ठीक हो जाएगी तब उसे घर ले जाना होगा। ये बात सुनकर जिमी बहुत डर जाता है। ऊपर से जब उसे पता चलता है उसकी माँ फिर से एक बार माँ बनने वाली है, तो वो समझ जाता है उसे शायद फिर से एक बार ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। वो अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर शायद अनहोनी को कोई नहीं रोक सकता। इस फिल्म की एंडिंग होती है एली के फेस